Hello everyone, welcome to UC Academy. I am Kishore Paur, your physics teacher and you are watching me at Unhales Career Academy, जहां पर फिजिक्स बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। जी हाँ बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं 10th आईसीएसई फिजिक्स एग्जाम पेपर 25-26 को, और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 काफी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन समझने के बाद इजीली इस क्वेश्चन को हम आंसर कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने ये कहा, अ रे ऑफ लाइट एंटर्स अ ग्लास ब्लॉक फ्रॉम एयर एंड कम्स आउट फ्रॉम द अपोजिट सरफेस। ऑफ कोर्स यहां पर हम एक जो एक्चुअली क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। चलो मैंने एक ग्लास ब्लॉक ले लिया, इस तरह से एक ग्लास हो गया, डन। इस ग्लास में इंसिडेंट रे एंटर कर रही हैं एयर से, ये एयर, ग्लास एंड अगेन एयर, है ना, इस तरह से चलते हैं। ये मैंने एक इंसिडेंट रे ले ली। इस इंसिडेंट रे को एंगल्स समझने के लिए एक हमारी रेफरेंस लाइन, एक नॉर्मल लाइन ले लेते हैं। ये नॉर्मल लाइन, सॉरी फॉर दिस, इसके लिए मैंने चलो ऐसे ही नॉर्मल लाइन ये ले ली मैंने, नॉर्मल लाइन डन। यहां पर बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। मुझे बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां पर होगा? एयर में। ये रे जैसे ही अभी ग्लास के अंदर एंटर करेगी ये बेंड हो जाएगी। और किस डायरेक्शन में बेंड होती है बच्चों, बोलिए जरा। वेरी गुड। कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में ये रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रही है? एयर टू ग्लास। जब रे ऑफ लाइट एयर टू ग्लास ट्रैवल करती है ना, तो रे ऑफ लाइट अपनी पाथ को, अपने रास्ते को चेंज कर लेती है एंड इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो ये सीधी नहीं जा रही है, ऑफ कोर्स मीडियम चेंज हुआ, रे ऑफ लाइट चेंज, अपना रास्ता चेंज कर लेती है एंड इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। और यहां पर ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये एंगल जो बना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस है एयर में, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया है ग्लास के अंदर। तो एज पर द क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट एंटर्स अ ग्लास ब्लॉक फ्रॉम एयर एंड कम्स आउट फ्रॉम द अपोजिट सरफेस। ऑफ कोर्स यहां पर अभी यहां से क्या होगा ना, ये फिर से एयर में आने वाली है। अभी इसका रिफ्रैक्शन अगर आप देखोगे तो मतलब इमर्जेंस रे की हम बात करेंगे, तो यहां पर इमर्जेंट रे कुछ इस तरह से बन जाएगी एंड दिस इमर्जेंट रे विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसे हम ले लेते हैं, ऐसे मैंने ले लिया, ठीक है। इस डायग्राम में और आगे जाने के बाद क्वेश्चन के कंडीशंस के अकॉर्डिंग थोड़े से चेंज होने वाले हैं बच्चों। तो अभी फिलहाल मैं आपको इस तरह से समझा देता हूं। यहां पर एक मैं ले लिया, अच्छा, तो ये एंगल बन रहा है यहां पर, और ये एक दूसरा एंगल बन रहा है कुछ इस तरह से। चलो, so if the angle of refraction at the first surface is not equal to the same as the angle of incidence at the second surface, if the angle of refraction, ये वाला एंगल, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात हो रही है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, if the angle of refraction at the first surface is not same as the angle of incidence at the second surface, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये सेकंड सरफेस का एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को 1 नाम दे देते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को 2 नाम दे देते हैं, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को 1 कहेंगे, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम 2 कहेंगे, इस तरह से। डन। एंगल ऑफ इंसिडेंस 1, एंगल ऑफ इंसिडेंस 2, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2, इस तरह से। इनका कहना यह है कि भाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1, ये जो डेंसर मीडियम में है, इट इज नॉट इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस 2, है ना। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस इज नॉट द सेम एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द सेकंड सरफेस। देन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रेशियो sin I upon sin R एट द फर्स्ट सरफेस एंड द सेकंड सरफेस? चलो यहां पर साइन एंगल अपॉन साइन एंगल R, साइन एंगल I, साइन एंगल R, इसका रेशियो निकाल लेते हैं। इसके लिए इसका भी रेशियो निकाल लेंगे। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम यहां पर देखते हैं ये फर्स्ट, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ ये वाला फर्स्ट पॉइंट, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस 1 अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1, इनका प्रोडक्ट हमें निकालना है ना। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रेशियो ऑफ साइन I अपॉन साइन R एट द फर्स्ट सरफेस? ये फर्स्ट सरफेस हो गया। एट द सेकंड सरफेस पे, तो सेकंड सरफेस पे कौन है? साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2, बराबर। ये सेकंड सरफेस पे होगा, इनका प्रोडक्ट निकालना है।
तो इनका प्रोडक्ट निकालना है इन द सेंस मींस व्हाट, इस तरह से तो हमने लिख दिया अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ। बच्चों यहां पर आ जाते हैं साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस 1 अपॉन साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस r, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट? इंसिडेंट रे अभी जा रही है, मतलब ट्रैवल कर रही है एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास में ट्रैवल कर रही है, मतलब ये जो रेशो है, ये रेशो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा ग्लास का। तो इसे मैं लिख सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इनटू ये जो है, अभी यहां पर क्या हो रहा है ना कि इंसिडेंट रे इट इज नाउ इन अ डेंसर मीडियम, इंसिडेंट रे डेंसर टू रेयर ट्रैवल कर रही है, मतलब ग्लास टू एयर में जा रही है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये किसका हुआ? अगर आप इस तरह से लिखने वाले हो तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, है ना। देखो एयर टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये इस तरह से हो रहा है। इसे अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं, देखो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, देखो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर है, तो मुझे यहां पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर लिखना होगा। तो इसे मुझे कुछ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई करनी होगी, और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग तब मैं यहां पे लिख सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, बराबर है। तो इनका प्रोडक्ट पूछा गया है, इनका प्रोडक्ट कितना हो सकता है? अगर मैं यहां पर इनका प्रोडक्ट ले लूं तो ऑफकोर्स ये वैल्यू यहां पर जाने के बाद ये सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू ए अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू ए अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये सेम वैल्यूज आ जाएंगी। अगर ये सेम वैल्यू आती है तो इनका रेशियो मिल जाएगा मुझे 1। तो प्रोडक्ट कितना मिल रहा है? देखो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रेशियो फर्स्ट सरफेस एंड सेकेंड सरफेस, तो इसका प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है 1। मूविंग फॉरवर्ड, आई होप आपने सेम आंसर लिखा होगा। स्टेट वेदर द अपोजिट सरफेसेस आर पैरेलल और नॉट पैरेलल। ये सरफेसेस फर्स्ट सरफेस एंड सेकेंड सरफेस, जैसे कि मैं अगर इसे नाम दे दूं PQ सरफेस एंड SR सरफेस, तो ये दोनों सरफेसेस पैरेलल होंगे? नो। अच्छा मैं इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंच गया? बच्चों इन्होंने कहा था कि R1 मतलब ये एंगल और I2 ये एंगल, ये दोनों इक्वल नहीं है। क्वेश्चन में दिया है उन्होंने the angle of refraction at the first surface is not the same as the angle of incidence at the second surface। अगर ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होते हैं ना, तो इसका मीनिंग ये दोनों सरफेसेस पैरेलल नहीं होते हैं। तो ये पैरेलल है, इसका मतलब एक ग्लास ब्लॉक है। अगर ये पैरेलल नहीं है, मतलब ये रे ऑफ लाइट अभी फिलहाल ग्लास में से पास तो हो रही है, लेकिन ये ग्लास ब्लॉक नहीं होगा, प्रिज्म का ग्लास हो सकता है ना, कुछ इस तरह से भी हो सकता है। तो अभी यहां पर फिलहाल इसका आंसर आप लिख दोगे। तो फर्स्ट का आंसर जो मिला आपको वो है 1। प्रोडक्ट क्या मिला? रेशियो जो प्रोडक्ट मिला है वो 1। स्टेट वेदर द अपोजिट सरफेसेस आर पैरेलल और नॉट। नो, क्यों नहीं है? हाउ डिड यू रीच द कंक्लूजन इन बी अबव? बिकॉज एज इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन दैट angle of refraction 1 it is not equal to the angle of incidence 2। एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 मतलब ये डेंसर मीडियम का एंगल, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो भाई हम इस कंक्लूजन पे आ चुके हैं कि ये दोनों सरफेसेस पैरेलल नहीं है। दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेड इन फर्स्ट बिट। यहां पर आपको इस तरह से 3 मार्क्स मिल सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मोनोक्रोमेटिक रे स्ट्राइक्स, सॉरी यहां पर हमारा क्वेश्चन 4 का सेकेंड पार्ट। अ टाइप ऑफ ग्लास ब्लॉक हैज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.8। एक ग्लास ब्लॉक है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8 इतना है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। जब रे ऑफ लाइट इस ग्लास में से ट्रैवल करेगी तो फिर उसका स्पीड कितना होगा, रे ऑफ लाइट का स्पीड कितना होगा, ये दिया गया है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसे आपने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू C/V, ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन 1.8 इज इक्वल टू C कितना दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट।
इस तरह से दी है। तो अभी हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट को फाइंड आउट करना है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कुछ इस तरह से हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 1.8। तो अगर मैं इस 3 को 1.8 से डिवाइड कर दूं तो 1.6666 ये रिकरिंग मिलने वाली वैल्यू है। इसे 10⁸ में आगे लिख देता हूं, तो इसका मतलब 1.67 भी लिखा जा सकता है, 1.67 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो जब ये लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट ग्लास में कितनी होगी, ये 1.67 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इतनी होने वाली है। आई होप आपने यही आंसर लिखा होगा। कमेंट करते रहो बच्चों, अगर आपने यही आंसर लिखा है तो वेरी गुड, अगर कुछ अलग आंसर लिखा है तो क्यों, वो प्लीज मुझे बताते रहिए। चलते अगले क्वेश्चन पे, ये मैंने ये सॉल्व कर लिया। नाउ इफ द विड्थ ऑफ द ग्लास ब्लॉक इज डबल्ड, देखो ग्लास ब्लॉक मेरे पास, अगर सपोज पहले मैंने जो ग्लास ब्लॉक लिया था वो अगर उसकी विड्थ 2 सेंटीमीटर इतनी है, अभी हमने इसे डबल कर दिया, 4 सेंटीमीटर कर दिया, देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन द ब्लॉक। ग्लास ब्लॉक की विड्थ डबल करने से स्पीड में कुछ भी चेंज नहीं होगा। ऐसे कैसे? हाँ बच्चों, ग्लास ब्लॉक कितना ही थिक हो, कितना ही थीन हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ग्लास का वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल के थिकनेस पे नहीं। तो ग्लास ब्लॉक की थिकनेस चाहे डबल कर दो या चाहे हाफ कर दो, तो ग्लास ब्लॉक की थिकनेस को कम करने से या डबल करने से स्पीड ऑफ लाइट में कुछ चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं हो रहा है? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं हो रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है, उसके विड्थ पे या थिकनेस पे चेंज नहीं होता है, डिपेंड नहीं करता है। इफ द विड्थ ऑफ दिस ब्लॉक इज डबल, देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन द ब्लॉक? स्पीड विल रिमेन सेम, नो चेंज। यहां पर आपका आंसर हो जाएगा नो चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड विल रिमेन सेम, दैट इज कितनी है स्पीड पहले मिली हमें? सेम स्पीड आप दो, कितना स्पीड मिला है हमें? 1.67 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी भी इतनी ही स्पीड हमें मिलने वाली है। आई होप आपने ये पॉइंट सही कर दिया होगा, यही आंसर आपने लिखा होगा सेकेंड क्वेश्चन में, मिल जाएंगे आपको 3 मार्क्स। चलते हैं अगले वीडियो पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, उसमें क्या दिया था देखो, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड टू डिटेक्ट द फेक करेंसी। आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है, जहां पे देखो डुप्लीकेट्स नोट्स मार्केट में मिल जाती हैं बच्चों। तो ये डुप्लीकेट नोट्स जो है ना वो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? आपने देखा होगा बहुत बार, अगर आप बैंक में विजिट करते हो तो जो बैंकर्स होते हैं ना, वो बैंकर्स क्या करते हैं ना, नोट को चेक करते हैं। उनके पास एक मशीन है, उस मशीन में से रेडिएशंस बाहर निकलते हैं, वो नोट को उस रेडिएशन के अंदर रख देते हैं, एंड दे विल came to know that, or they can identify easily whether the note or the whatever the rupees we have given to them, whether they are वेरी गुड, वो सही है या फिर वो फेक करेंसी है। उसे समझने के लिए कौन सी क्या यूज करना होगा, तो हमें रेडिएशंस यूज करने हैं वहां पर। तो वो कौन से रेडिएशंस यूज कर लेते हैं? आपको सबने यही आंसर लिखा है, यूवी रेडिएशन। सब लोगों ने पढ़ा है ये 6th 7th 8th में भी हमने पढ़ा था। तो ऑफकोर्स यहाँ पर आपने सही आंसर लिखा होगा यूवी रेडिएशन। Redraw the diagram given below and complete the path of the light AB। देखो लाइट AB जो है इस प्रिज्म में एंटर कर रही है through the glass prism till it emerges out of the prism। Critical angle of the glass is 42 डिग्री। ऐसे तो बच्चों यहां पे मेन हमारे पास एक प्रिज्म कुछ इस तरह से दिया है, and the prism is something like this। ऐसा एक प्रिज्म दे दिया है ना। इस प्रिज्म में उन्होंने कहा कि एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को हम यहां से एंटर करवा देंगे कुछ इस तरह से, समथिंग लाइक दिस। इस तरह से हमारे पास एक इंसिडेंट रे है जो इस पॉइंट से एंटर उन्होंने करवा दी है ना, लाइक दिस। ये इंसिडेंट रे है, इसका नाम उन्होंने नहीं दिया लेकिन हम इसे दे देते हैं PQR। PQR ये 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, ये 30 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, तो ऑफकोर्स ये 60 डिग्री ही होगा बच्चों, है ना। सबको ये पॉइंट पता है। जैसे ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर रे ऑफ लाइट प्रिज्म में एंटर कर रही है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर डेविएशन कुछ नहीं होगा। अगर कोई इंसिडेंट रे किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर स्ट्राइक होती है तो विदाउट एनी डेविएशन ये रे ऑफ लाइट ऐसे ही आगे चली जाएगी एंड ये बराबर यहाँ पर स्ट्राइक करने वाली है इस तरह से, है ना। सीधा रे जाने वाली है, रे अपना रास्ता नहीं बदलेगी। यहाँ पर रे जो है वो परपेंडिकुलर थी
परपेंडिकुलर रेडिएशन रे ऑफ लाइट कभी अपना रास्ता चेंज नहीं करती है सरफेस पे, ये सीधी चली गई। अभी अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कुछ अलग अलग एंगल्स बनने वाले हैं, तो क्या आप आइडेंटिफाई करोगे ये एंगल कितने डिग्री का होगा? आपको 30 डिग्री का होगा, ये एंगल 90 का है, ये 60 का है। तो अभी हमें प्रिज्म का ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस पे एक नॉर्मल लाइन लेंगे। प्रिज्म के इस सरफेस पे नॉर्मल लाइन आपने कुछ इस तरह से ले ली। डन। ये प्रिज्म के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन मैंने ले ली। बच्चों अभी आप मुझे बताइए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बना। देखो ये जो एंगल है ना, ये सरफेस के साथ है, ये इंसिडेंट नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होता है? इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ बनाती है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना। अगर ये 30 डिग्री है तो आपको ये कितना बन जाएगा? 90 में से 30 को अगर मैं माइनस कर दूं तो ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा। ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 60 डिग्री है तो ये क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है। उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन करके रखा है कि प्रिज्म जो है ना, ग्लास प्रिज्म, इसका क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है, और 42 डिग्री से अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हुआ तो इसका मतलब यहां पर TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये फिनोमिना एप्लीकेबल होगा। यहां पर TIR होगा तो मतलब रे ऑफ लाइट जो है ये प्रिज्म से बाहर नहीं निकलेगी, ये रे ऑफ लाइट जो है ये इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्शन होगा कुछ इस तरह से कि जो एंगल 60 डिग्री का है इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री का ही होगा। डन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब लाइट इंटरनली ही रहेगी, प्रिज्म से बाहर नहीं निकलेगी, प्रिज्म के अंदर ही रहेगी। एंगल इंसिडेंस 60 डिग्री का है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री का बनेगा। अभी इस केस में ये रे ऑफ लाइट इस सरफेस पे आकर टकराएगी, ये जो PQ सरफेस है, इस PQ सरफेस पे आपको नॉर्मल लाइन दिखानी पड़ेगी। ये नॉर्मल लाइन कुछ इस तरह से बन जाती है। ये नॉर्मल लाइन जो है यहां पर ये एंगल, और हमें ये एंगल ऑफ इंसिडेंस लेना है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ 30 डिग्री का बन गया। ये एंगल अगर इंसिडेंस 30 डिग्री का है तो ये लेस देन क्रिटिकल एंगल बना। लेस देन क्रिटिकल एंगल है तो रे ऑफ लाइट अभी प्रिज्म से बाहर निकल जाएगी और ये कुछ ऐसे ऊपर चली जाएगी। सो दिस इज व्हाट द कंप्लीट डायग्राम, इस तरह से। आई होप आपने सेम डायग्राम ड्रॉ की है। जी हाँ बच्चों, कॉन्फिडेंस रखो, आपने अगर यही डायग्राम की है तो ऑफकोर्स आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर इनकम्प्लीट भी रहा लेकिन थोड़ा बहुत आपने कोशिश की होगी तो भी मार्क्स मिलते बच्चों। हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट होता है, तो एग्जाम में कभी भी रहो, कहीं पे भी रहो, किसी भी टाइप के एग्जाम अगर आप कर रहे हो, जितना आता है उतने नॉलेज के बेस पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते रहो। अटेम्प्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाद में देखेंगे भले वो रॉन्ग है या राइट है, लेकिन आप अटेम्प्ट तो करो। चलो इस तरह से ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कल हम बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। आपने क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर्स क्या क्या लिखे हैं वो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर यू ऑल, बाय बाय।